देखिए, ये बात तो अब तकरीबन मुल्क का हर आदमी जानता है कि उमर खालिद और उनके साथियों को दिल्ली दंगों में खामखा फंसाया गया है। उनका कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक़ दिल्ली दंगों से नहीं है। उनको फंसाने की बुनियादी वजह यह है कि वो लोग NRC का फेस थे, एंटी CA मूवमेंट का यहाँ पे फेस थे। और ज़ाहिर है कि सरकार ये समझती थी कि एंटी CA मूवमेंट जो है वो सरकार के ऊपर में एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार को दी थी। और वो ये महसूस करते थे कि भाई ये फ़ैसला जो CA का कानून बनाया गया था, ये सरकार ने बहुत सोच समझकर अपने उनका जो मंसूबा था उसके हिसाब से लाया था। तो हमारे बच्चों ने और हमारी ख़वातीन ने जो तहरीक चलाई है पूरे दिल्ली में, पूरे मुल्क में, उस तहरीक के असरात अच्छे खासे पड़े थे। और अगर दिल्ली या कोविड ना आता तो शायद वो वापस हो जाता। तो दिल्ली सरकार ने उसको अपने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने लिए एक चुनौती मानकर इन सब लोगों को गलत तरीके से दिल्ली दंगों में फंसाया है। अब ज़ाहिर बात है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो सब फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड, फॉल्स, झूठी चार्जशीट है। और यही वजह है कि पहली चार्जशीट 17 पेज की है, 17,000 पेजेस की है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है। अब जाके चार्जशीट आने का सिलसिला बंद हुआ है, लेकिन अभी तक असल केस शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक ज़मानत ना मिलने की वजह है, आप जानते हैं कि इसमें जो धाराएं लगाई गई है उसमें सबसे सख्त धारा जो है UAPA की है। UAPA लगाने का मतलब ही ये होता है कि अगर आप किसी आदमी को लंबे अरसे तक जेल में रखना चाहते हैं तो फिर आप इसी धारा लगा दीजिए जिसमें कोर्ट के लिए बेल देना आसान ना हो। उमर खालिद के केस में 1.5 साल तक के बहस हुई है लोअर कोर्ट में, सिर्फ ज़मानत के ऊपर में। और 1.5 साल की बहस के बाद फ़ैसला एक लाइन का आया कि प्राइमा फेसा पुलिस का केस है, इसलिए बेल नहीं मिल सकती। उसके बाद 6 महीने तक के दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हुई, 4 महीने तक रिजर्व रहा केस, और बाद में फ़ैसला आया वही सेम। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 9 महीने तक के 14 एडजमेंट हुए, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो पाई। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया, फिर हम लोअर कोर्ट गए। लोअर कोर्ट के बाद अब हम हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। हाई कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ। 29 अगस्त को बात होनी थी, 29 अगस्त से टल के अब 5 अक्टूबर हो गई। तो बुनियादी तौर पे इस केस में अगर आप महसूस करेंगे तो सिर्फ टाला जा रहा है, डिले किया जा रहा है। और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कही है और लगातार कह रहा है कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, ये उमर खालिद और उनके साथियों के मामले में ये सब चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। अब जेल इज़ अ रूल और बेल इज़ एन एक्सेप्शन बन गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में यानी सरकार का तो जो है रोल वो जानते ही, हर आदमी जानता है, लेकिन जाहिर बात है कि जुडिशरी के भी कभी एक यानी फैक्टर है कि जुडिशरी देख रही है कि ये कंकॉक्टेड है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है चार्जशीट, और खामखा इनको डिले किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो जुडिशरी को आगे बढ़ के फैसला करना चाहिए इस मामले में। जब कोई भी सुनवाई, कोई तारीख तय होती है, जब वकील आपके जाते हैं तो वहाँ पैरवी में क्या कुछ सामने, मतलब जजों के द्वारा ये क्या निकल कर आता है, क्यों टाला जाता है? कुछ तो स्टेटमेंट आता होगा ना कि हम इस वजह से जो है इस मामले को आगे बढ़ाते हैं या अगली सुनवाई करते हैं। देखिए, जो एडजर्नमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जितने एडजर्नमेंट हुए, हाई कोर्ट में जितने एडजर्नमेंट हुए, उसके लिए क्या रीज़न होते हैं वही जानते हैं। लेकिन जब बहस होती है तो जो प्रोसिक्यूशन है वो तो अपने हिसाब से बात करता है। और जाहिर है कि ये इस केस के अंदर अगर आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कहानी है पूरी उठा के गढ़ ली गई है पूरी तरह से। तो जाहिर बात है कि उसमें कोई ऐसी बुनियादी बात नहीं होती कि ये सबूत है। अदालत में अगर आप पर UAPA लगा हुआ है तो आम केसेस में जितने भी आपके IPC के, CRPC के मामले होते हैं उसमें पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है कि आप गिल्टी हैं। यहाँ तो सिर्फ ज़मानत के लेवल पर ही आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप गिल्टी नहीं है। तो इतनी लंबी लंबी बहस चलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये जो काला कानून लगाया गया है ये एक वजह है, और दूसरी वजह कि सरकार नहीं चाहती कि बेल मिले आसानी से। क्या एक मामला ऐसा भी आया था, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी सवाल बना हुआ है कि कोई जज है जिन्होंने अपना नाम वापस लिया कि मैं जो है इसमें फैसला नहीं ले सकता, ऐसा कुछ है था कुछ? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एक बेंच बनी थी, उसमें एक जज ने नाम वापस ले लिया अपना नाम। वजह नहीं बताता है जज को भी, मैं नहीं सुनूंगा, बस ख़त्म हुई बात।
भाई वो उसमें जज को वजह बताने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी पैनल में जज का नाम है और किसी वजह से भी कोई भी रीज़न हो वो सुनना नहीं चाहता केस को, तो मना कर सकता है, तो वो दूसरी बेंच को ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर दूसरी बेंच को ट्रांसफर हो जाता है। क्या लग रहा है कि 4 साल एक छोटा सा लम्हा नहीं होता है, 4 साल का वक्त गुजरना, और आप एक पिता हैं, आपके बेटे अंदर हैं, और आप ये भी जानते हैं कि वो किस जुर्म में अंदर हैं, तो किस आरोप में अंदर हैं, तो क्या मतलब एक जस्टिस को लेकर क्या जो एक प्रतिक्रिया है वो क्या है आपके मन में? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कि हमारे टैलेंटेड लड़के जो बाहर होते तो शायद मुल्क के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो जेल में है बग़ैर किसी रीज़न के। तो ये देश का लॉस है, सिर्फ उमर खालिद का लॉस नहीं है, सिर्फ हमारा लॉस नहीं है, बल्कि देश का लॉस है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि हम अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, सिविल सोसाइटी को भी और जितने भी हमारे इंसाफ पसंद लोग हैं उनको आगे बढ़ के ये सवाल खड़े करना चाहिए कि ये जो टेरर लॉज हैं, टेरर लॉज जो बनाए जाते हैं, इसमें टेररिस्ट को पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आम आदमी को इससे परेशान किया जाता है। किसी भी आदमी को अगर आपको लंबे अरसे तक जेल में रखना है तो आप उस पर UAPA लगा दीजिए, मक्कों का लगा दीजिए, गचकों का लगा दीजिए, वो जेल में रहेगा। ये जो मसला है हमारे यहाँ कई साल के बाद, कुछ लोग 17 साल के बाद, कुछ लोग 10 साल के बाद, कुछ लोग 15 साल के बाद रिहा होते हैं और ये कहा जाता है कि वो केस साबित नहीं हो सका, आरोप सिद्ध नहीं हो सके। तो सवाल ये पैदा होता है, जिन लोगों ने आरोप लगाए थे, जिन्होंने लोगों के 17 साल ज़ाये कर दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब तक कि आप पुलिस के ख़िलाफ़ जो फैब्रिकेटेड चार्जेस फ्रेम करती है कार्रवाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक के पुलिस यही काम करती रहेगी, उस वक्त तक सरकार पुलिस के से यही काम करवाती रहेगी। ये एक बहुत बुनियादी वजह है कि सिविल सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जो काले क़वानीन हैं, वो काले क़वानीन वो उससे क्रिमिनल तो पकड़े नहीं जाते हैं, उससे टेररिस्ट तो पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आम आदमी को परेशान करने के लिए वो कानून का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक वजह है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाडा जो था, नरसिम्हा राव के ज़माने में लाया गया था, 10 साल तक कानून लागू रहा हमारे देश में। टाडा में यानी 76,000 लोग गिरफ्तार हुए, 1% कन्विक्शन हुआ, यानी 99% लोगों पर केस साबित, इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वापस दिया गया टाडा। फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, उसने पोटा का कानून बनाया, फिर पोटा के कानून से भी यही सब होने लगा, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, पोटा के कानून को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो मजाक किया पूरे देश के साथ में। पोटा के कानून के अंदर जितने ड्रैकोनियन प्रोविज़न थे वो निकाल कर UAPA में डाल दिए। अब UAPA का कानून इतना सख्त बन गया है कि वो पोटा का ही काम कर रहा है, वो टाडा का ही काम कर रहा है जो UAPA का कानून। तो हमारा मसला ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी भी ऐसे कंट्री में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को बुनियादी हक करार दिया गया है, उसमें ऐसे काले कानून के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जो दूसरे कानून है, CRPC है, IPC है, उसके अंदर गुंजाइश है हर किस्म के क्राइम को रोकने की, लेकिन आप जब काला कानून बनाते हैं, ड्रैकोनियन लॉ बनाते हैं, तो सिर्फ स्टेट के फ़ायदे के लिए होता है, सरकार के लिए फ़ायदे के लिए होता है। पर इसमें ये भी देखा जा रहा है, जो भी आपका ये केस है, उमर खालिद हो या बाकी जो उनके साथी हैं, क्या विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या आपको कोई नाराज़गी है या उन लोगों से है जो कभी साथी हुआ करते थे, एक साथ प्रदर्शन में या सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते थे? आपको लगता है कि समाज या साथ नहीं है, या विपक्ष जो दल है वो प्रमुखता से इन मुद्दों को नहीं उठाते, कतराते हुए नज़र नहीं आते, इन पर बात नहीं करते? देखिए, मैं ये दो बातों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि विपक्ष से मुझे नाराज़गी है, यकीनन। विपक्ष जो है वो जनता के जो इश्यूज़ हैं उस पर बात नहीं कर रहा है। ये जो हमारे बच्चे गिरफ्तार हैं, हर आदमी जानता है, विपक्ष भी जानता है कि सब बेबुनियाद आरोप लगाए गए इनके खिलाफ, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, खामोश बैठा हुआ है, नाम नहीं लेना चाहते, नाम भी नहीं लेना चाहता। तो मैं विपक्ष की भूमिका पर हमारा बहुत बड़ा सवाल है ये कि विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन जो इश्यूज़ पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं उन इश्यूज़ को नहीं उठाता है। उमर खालिद हों या भीमा कोरेगांव में जो लोग गिरफ्तार हुए, ये सब इनोसेंट लोग,
इनके ख़िलाफ़ लंबे अरसे तक यानी कार्रवाइयाँ हो रही है। यानी फादर स्टैम्प जो है वो तो उनकी डेथ हो गई जेल में ही, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। रवा राव को 80 साल के बुज़ुर्ग को जो है वो मांग रहे थे यानी पीने के लिए पाइप, वो तक नहीं दिया गया। तो मतलब है कि कौन सा कानून है भाई ये, कि भाई एक बुज़ुर्ग आदमी को आप ना तो बेल दे रहे हैं, ना फिर उसको जो है वो यानी मतलब उसको हेल्थ ग्राउंड पे छुट्टी दे रहे हैं, और आप लटका रहे हैं लोगों को। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखिए विपक्ष क्यों सवाल नहीं उठाता है, ये सवाल आप पूछ सकते हैं मुझसे, विपक्ष क्यों उठाता है। ये कि ये जो काले कानून है उसको बनाने में विपक्ष का भी रोल है। भाई पहला टाडा का कानून बना था नरसिम्हा राव के ज़माने में, यूएपीए को ड्रैकोनियन बनाया यानी आपके चिदम्बरम साहब ने। तो कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, पूरी तरह जिम्मेदार है। तो अब जाहिर बात है कि वो आवाज़ उठाएंगे तो वही बुनियाद होनी चाहिए ना, आप ही ने बनाया कानून, आप ही का कानून का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये सिविल आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ तो का रोल तो बहुत ख़राब है, बहुत शर्मनाक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी वक्तन फ़क्तन आवाज़ उठाती है, वक्तन फ़क्तन सामने आती है, इस इश्यूज़ को उठाती है। कई जजेस ने ये बात रखी है, कई बड़े लॉयर्स ने ये मसले उठाए हैं। तो सिविल सोसाइटी तो ठीक है, उमर खालिद के केस में तो हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी आवाज़ उठ रही है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज खामोश बैठी हुई है। पर जब चुनाव लड़ा जा रहा था अभी 2024 का, तो संविधान की ज़्यादा बात हो रही थी, संविधान बचाने की बात हो रही थी, और जो सांसद जीत कर आए उनके हाथ में संविधान था जब वो शपथ ले रहे थे। आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं विपक्षी तौर पर, जो अपने आप को मजबूत बता रहे थे कि अब विपक्ष मजबूत हुआ है, वो मजबूती समाज के तौर पर कहीं दिखी है, कहीं लगता है? देखिए विपक्ष मजबूत हुआ है, सरकार कमज़ोर हुई है तो बिल्कुल नज़र आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं सरफेस पर, उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है? किसानों के मुद्दे हैं, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बच्चों पर, लड़कियों पर बलात्कार के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं, लिंचिंग के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं, टेररिज्म के वाक़यात बढ़ते, यानी बुलडोज़र टेररिज्म के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से फैसला हो जाता है, लेकिन विपक्ष आवाज़ नहीं उठाता इसके ऊपर में। विपक्ष जो है सरकार का हाथ नहीं पकड़ता इसके ऊपर में, तो इसको क्या समझेंगे आप? तो पब्लिक के मुद्दों को तो विपक्ष ले नहीं रहा है। विपक्ष को क्या डर है समझ में नहीं आता है। विपक्ष तो यानी मुसलमानों का नाम लेते हुए घबराता है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के घर को बुलडोजर तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी अमेरिका में जाके सिखों का नाम ले सकते हैं, मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं। किस बात का डर है भाई आपको? किस बात का डर है? अपीजमेंट का डर है कि आप पर इल्ज़ाम लग जाएगा वो भराएगा अपीजमेंट का। तो ये जो विपक्ष का सिलेक्टिव तरीका है ये बहुत गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।